गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकत्व। पार्ट 2। आज हम, जैसा कि मैंने कल आपको चुंबकत्व में चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण में सबसे पहला पदार्थ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स बताया था, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अगला जो हमारा वर्गीकरण है वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को हम हिंदी में अनुचुंबकीय पदार्थ भी बोलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी जो परमेबिलिटी होती है वो म्यू जो होती है वो म्यू नॉट से कम होती है, मतलब कि परमेबिलिटी ऑफ एयर से कम होती है। जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो हमने कल पढ़ा था डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, उनका एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से पदार्थ अगर हम देखें कि डायमैग्नेटिक होते हैं तो जैसे कॉपर, सिल्वर, जर्मेनियम, गोल्ड, डायमंड, ये सभी हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम जब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल सबसे पहले होते क्या हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स या अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कि पहले से ही डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें डाइपोल्स नहीं होते हैं, उनमें डाइपोल्स नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, जब हम कोई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तब उसमें जो है डाइपोल्स एक उस मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में डाइपोल्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, पहले से ही डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे मतलब प्रेजेंट होते हैं? हम जब पढ़ते थे कि
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे पहले, जब एटम्स का पढ़ते थे, एस पी डी एफ, आपको ध्यान होगा केमिस्ट्री में पढ़ते थे। ठीक है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3p4, ऐसे हम पढ़ते थे ना कॉन्फ़िगरेशन, एस पी डी एफ, पढ़ते थे ना, 1s1, ठीक है, 2s2, ठीक है, 3p4, ऐसे पढ़ते थे। तो एग्जाम्पल में बताया कि जैसे हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पढ़ते हैं किसी भी एटम का, तो उसमें हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि 3p4, हमें देख रहे हैं कि डाइपोल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये समझ रहे हैं। 3p4 है मान लीजिए, यानी कि 1 2 3, और 4 इलेक्ट्रॉन्स में भरने हैं। तो पहले हम वैसे भरेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, और ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका घूर्णन आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं पेयर्ड। इसे क्या हम बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन हम अगर देखें इधर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम देखें तो ये क्या है, अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर जो इनका स्पिन है, जो घुमाव है, वो कैंसिल आउट नहीं होता है। तो इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होते हैं, हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में डाइपोल्स मौजूद होते हैं। ठीक, अब जैसे ही हम कोई भी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो क्या होंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारे जो डाइपोल्स होंगे वो क्या हो, अलाइन हो जाएंगे। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमारा ये मैग्नेटिक, एक मिनट, जैसे हमारा ये कोई चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें डाइपोल्स मान लीजिए पहले से प्रेजेंट है, लेकिन वो एक निश्चित दिशा में प्रेजेंट नहीं है। मान लीजिए ये NS, ये NS, ये SN, ठीक है, ये हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। या हम किसको डाइपोल्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, एरो से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एरो से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे होते हैं डाइपोल्स जो होते हैं, वो S से N की तरफ हम एरो प्रेजेंट करते हैं, S to N। तो हम इसको से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए S to N, ठीक है, S to N। तो अभी ये क्या है, अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ के लिए क्या है, 0 है। अभी हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो क्या होगा, ये सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन, मान लीजिए कि S to N, और S to N, ये S to N में सारे डाइपोल्स क्या होंगे, एक क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने H एक्सटर्नल लगाया, उसी डायरेक्शन में H इंटरनल भी हो जाएगा। माने इनका जो, इसके जो इंटरनल जो अब हम कहें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी इसी डायरेक्शन हो जाएगा जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को, बाह्य मैग्नेटिक फील्ड को लगाया हुआ है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें पहले से ही डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है, ड्यू टू स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की वजह से या घूर्णन की वजह से हम कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम कोई बायोमैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो उसी डायरेक्शन में, चूँकि चुंबक के अंदर हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन S to N ही होता है, तो डाइपोल्स का भी डायरेक्शन S to N ही हम लेते हैं। ठीक है, तो मतलब रैंडमली डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं पहले से ही पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में,
जैसे ही हम कोई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हमारे जो वो डाइपोल्स होते हैं वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब उनका जो इंड्यूस्ड हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन की बात करें कि जो मैग्नेटाइजेशन हमने कल पढ़ा था, हमारा जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो मैग्नेटाइजेशन होता है यहाँ पर एम, जानते हैं हम कि काई एम इंटू एच होता है। तो यहाँ पर चूँकि एम और एच क्या है, पैरेलल है, मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है, एच के पैरेलल में हुआ है, इसलिए हमारा जो एक्स एम होगा वो क्या होगा, वो होगा ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। हमने डायमेट्रिक मटेरियल में क्या देखा था, क्योंकि एम एच के अपोजिट हो जाता है इसलिए एक्स एम क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है और वो क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। ठीक है। जैसे हमने अगला टर्म देखे म्यू आर, जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, वो पैरामेट्रिक मटेरियल्स की क्या होती है, सबके हमको बताया फॉर्मूला 1+XM, 1+XM। चूँकि XM पॉजिटिव है इसलिए म्यू आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और डायमेट्रिक मटेरियल्स में क्या होता है, म्यू आर लेस देन 1 होता था। तो इनका जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से ज़्यादा होता है। अब अगर रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो गया, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो गया, तो अगला हम देखें, अगर हमारा म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। अब हमारा म्यू आर 1 से ज़्यादा है इसलिए हमारा जो म्यू होगा वो म्यू नॉट से बड़ा होगा म्यू जो हमारा होगा वो म्यू नॉट से बड़ा होगा, क्योंकि म्यू आर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा वैल्यू म्यू नॉट में अप्लाई होगी, मतलब मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा म्यू जो होगा म्यू नॉट से बड़ा हो जाएगा। जबकि डायमेट्रिक मटेरियल से क्या होता था, म्यू जो होता था म्यू नॉट से छोटा होता था। ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, उनकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ओवरऑल म्यू हमने क्या देखा, ओवरऑल म्यू हमने क्या देखा कि म्यू नॉट से बड़ा है। और म्यू नॉट जो हमारा है, म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका मान होता है 4.10⁻⁷। ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि हमारा जो पैरामेट्रिक मटेरियल्स हैं उनके लिए जो परमेबिलिटी का मान होगा, सॉरी, उनके लिए जो उनका जो फ्लक्स डेंसिटी का मान होगा वो एयर के फ्लक्स डेंसिटी से ज़्यादा होगा। ठीक है। क्योंकि एयर के लिए हम क्या लिखते हैं, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर। एयर के लिए म्यू आर क्या होता है, हमारा 1 होता है। एयर के लिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो हो जाती है 1, तो म्यू बराबर म्यू नॉट हो जाता है। ठीक है। तो चूँकि हमारा म्यू यहाँ पर म्यू नॉट से ज़्यादा है तो हमारा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे उनकी जो परमेबिलिटी होगी, उनकी जो फ्लक्स डेंसिटी होगी, ठीक है, इसको हम इससे इस तरह समझें कि B बराबर B इक्वल्स टू म्यू इंटू एच होता है। ठीक है। B इक्वल्स टू म्यू इंटू एच होता है और म्यू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ठीक है। एयर के लिए म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी एयर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच। और अगर हम बात करेंगे बी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। अब चूँकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की हमने अभी देखा कि जो हमारा म्यू है वो म्यू नॉट से बड़ा है। ठीक है। म्यू जो हमारा है म्यू नॉट से बड़ा है, इसलिए हमारा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो फ्लक्स डेंसिटी होगी वो एयर के फ्लक्स डेंसिटी से ज़्यादा होगी। ठीक है। क्योंकि ओवरऑल हमारा ये म्यू है और बीपी के लिए हमारा क्या आ रहा है, ये म्यू आ रहा है, म्यू इंटू एच आ रहा है। और म्यू जो है वो म्यू नॉट से बड़ा है, म्यू जो है म्यू नॉट से बड़ा है, तो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो फ्लक्स डेंसिटी आएगा वो एयर से ज़्यादा होगा। ठीक है। इससे हम देख सकते हैं। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो
बी एयर से ज़्यादा होगा हमारा बी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, होगा ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें, इसको हम बोलें कि हमारा ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और इसके बाहर हमारा क्या है, एयर है, ठीक है, तो हमारा ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर हम मान लीजिए कि हमारी ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं, ये गुजर रही हैं, तो जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल जाएंगी तो क्या होंगी, पास पास हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल जाएंगी तो वो क्या होंगी, पास पास होने की कोशिश करेंगी ऐसे, और फिर जब बाहर जाएंगी तो फिर ये दूर दूर हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। आगे अगर हम बात करें तो हमने देखा कि B बराबर म्यू एच, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए B बराबर म्यू इंटू एच, ठीक है। तो ये जो कर्व होगा वो स्ट्रेट होगा, जहाँ पर ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो म्यू को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप होगा हमारा म्यू, ये हमारा हो जाएगा B और ये हमारा हो जाएगा H। इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे पोटेशियम, ऑक्सीजन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, टंगस्टन, ठीक है। ये सभी इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए एक्सएम की अगर हम बात करें तो ये लगभग जीरो की इसकी वैल्यू आसपास होती है दोनों के लिए, क्योंकि एक के लिए जीरो से कम और एक के लिए जीरो से ज़्यादा होती है। और म्यूआर की अगर हम बात करें, रिलेटिव परमेबिलिटी की अगर बात करें, तो वो लगभग एक के बराबर होती है, क्योंकि एक में एक से ज़्यादा होती है और एक में एक से कम होती है, ठीक है। और अगर हम म्यू की बात करेंगे, परमेबिलिटी की बात करेंगे, तो परमेबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू जो होता है वो म्यू नॉट से छोटा होता है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, सॉरी ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए म्यू जो होता है वो म्यू नॉट से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो काई एम की वैल्यू होती है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की मान होता है वो लगभग जीरो के बराबर होता है, और जो रिलेटिव परमिबिलिटी का मान होता है वो लगभग एक के बराबर होता है, और जो परमेबिलिटी होती है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए म्यू नॉट से छोटी और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए म्यू नॉट से बड़ी, ठीक है। म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो हमारा जो अगला इसमें टॉपिक है, अगला जो वर्गीकरण है चुंबकीय पदार्थों का, वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और उसके बाद है फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब हम इसे कल की क्लास में कवर करेंगे, और आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिए। चलिए, आज की क्लास के लिए सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।